नमस्कार साथियों, निर्माणवाद के संसार में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज फिर आपके सामने लेके आया हूं एपिसोड 81, पांच शानदार क्वेश्चन और उसकी भी शानदार उसकी एक्सप्लेनेशन। चलिए आज के प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन? शैक्षणिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो यहां जो सुपरविजन की अपेक्षा की जाती है, पर्यवेक्षण की अपेक्षा की जाती है शिक्षा संस्थानों में, उसके पीछे उद्देश्य। तो इसमें से सबसे पहले जो हमारे पास लीस्ट एक्सपेक्टेड है, यानी पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, माता पिता की उम्मीदें हैं, इसको पूरा करने के लिए हम सुपरविजन नहीं कर रहे होते। वस्तुतः अब हम इस चीज को लेके चलते हैं कि जो पेरेंट्स दबाव बनाते हैं कि नहीं जी मेरा बेटा डॉक्टर ही बनना चाहिए, मेरा बेटा इंजीनियर ही बनना चाहिए, इसको हम डिस्करेज करने की बात कर रहे हैं। अब हम बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता के ऊपर बात करने की सोच रहे हैं। अब यहां पर अगर हम कहें सुपरविजन, तो सुपरविजन में अब देखें तो क्या हमारे पास ऑफिस मैनेजमेंट के ऊपर बात होगी, कार्यालय प्रबंधन के ऊपर बात होगी, या जो अलग अलग नॉर्म्स और प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस लगती हैं उनके ऊपर बात होगी? तो इन दोनों को ही हम सुपरविजन के लिए नहीं लेके चल रहे थे, क्योंकि सुपरविजन हम किस लिए लेते हैं? सुपरविजन हम लेते हैं कि हम एटीट्यूड चेंज कर सकें, हम शिक्षक और प्रबंधन की अभिवृत्ति चेंज कर सकें, और इस अभिवृत्ति को हम किसकी तरफ ले जाएं? इसको हम प्रगतिवाद की तरफ ले जाएं, इसको हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ ले जाएं। तो इसीलिए यहां पर जो सबसे बेस्ट आंसर हमें देखने को मिलता है वो कौन सा है? वो है तीसरा। यहां पर हम पॉजिटिव टीचिंग लर्निंग इथोस को डेवलप करना चाहते हैं, सकारात्मक शिक्षण अधिगम लोकाचार को विकसित करना चाहते हैं, जिससे कि प्रगतिवादी शिक्षा को इंप्लीमेंट किया जा सके, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसको हम लागू कर सकें। तो इसके लिए इसीलिए उत्तर यहां तीसरा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द कोर करिकुलम डज नॉट एम्फेसाइज, तो यहां पर डज नॉट पूछा गया है। कोर पाठ्यक्रम जोर नहीं देता है। तो जब हम कोर पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो कोर करिकुलम में हमारे पास दो चीजें आती हैं, सब्जेक्ट विषय आता है, और फिर इसके जुड़े यूनिट्स इकाई आती हैं, फिर इनसे जुड़े लेसन्स पाठ आते हैं, और फिर इसमें टॉपिक्स प्रकरण आते हैं। और इन सब के लिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य तथा उद्देश्य। तो ये सारा मिलकर हमें क्या देता है? ये सब मिलकर हमें कोर करिकुलम देता है, ये हमें कोर पाठ्यक्रम देता है। इसके बाद फिर इसी के लिए हम जो सीसी में वर्ड देखते हैं वो देखते हैं स्कॉलेस्टिक, शैक्षिक पाठ्यक्रम। इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम, स्कॉलेस्टिक करिकुलम यूज करते हैं। तो इसमें से देखिए कौन कौन सी चीज हमें देखने को मिलती है। तो हमें सब्जेक्ट मैटर देखने को मिलेगा, विषय वस्तु को परिभाषित करना मिलेगा, ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य देखने को मिलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर
विषय वस्तु का एकीकरण, ये भी देखने को मिलेगा। एकीकरण टॉपिक से लेसन, लेसन से यूनिट, यूनिट से सब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये जो पदानुक्रम है ना कि हम टॉपिक्स को जोड़कर पार्ट बनाएंगे, पार्ट को जोड़कर इकाई बनाएंगे, इकाई को जोड़कर विषय बनाते हैं, इसे हम विभिन्न विषय वस्तु का एकीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो पेडागोजी है वो कोर करिकुलम में नहीं आती, तो इसीलिए उत्तर यहाँ पहला हो गया, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या निवारण, ये समस्या समाधान एक पद्धति बताई गई है। ये पेडागोजी का पार्ट है जो कि हमारे पास करिकुलम का पार्ट रहता है, लेकिन कोर करिकुलम का पार्ट नहीं रहता, कोर पाठ्यक्रम का भाग नहीं रहता। तो उत्तर यहां पहला रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आरटी एक्ट वॉज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम। आरटी अधिनियम 2009 जो है वो भारत में निम्न दिनांक से लागू हुआ। तो यहां पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में बात की जा रही है। आरटी एक्ट 2009, तो 2009 में जब ये संसद द्वारा पारित किया गया, तब उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2010 से इसको फिर लागू किया गया था। अगस्त 2009 में ये सदन द्वारा पास किया जाता है, पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है, और उसके बाद फिर सितंबर में इसके ऊपर साइन हो जाते हैं और फिर ये लागू हो जाता है 1 अप्रैल 2010 से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था ये। According to humanistic theories of learning, which of the following is relevant for the personal development of learners? अधिगम के मानवतावादी सिद्धांतों के अनुसार शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक है? अब यहां हमें आधार के लिए 4 चीजें दी गई हैं। तो पहले हम आधार देखें, तो आधार है पहले ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज, मानवतावादी सिद्धांत, और दूसरा व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट। तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज, जैसे कि हम मास्लो का देखें आवश्यकता पदानुक्रम, उसके अनुसार बात करें हम, या फिर हम जो रॉजर्स का डेवलपमेंट देखें, तो ये दोनों ही हमें किसके ऊपर बात करते हैं? ये दोनों ही बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। आत्म अनुभूति। अब यहां पर जब हम आत्म अनुभूति के अनुसार देखें तो हमें स्वार्थ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, हमें स्वार्थ देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर आत्म अनुभूति बच्चा कैसे प्राप्त कर सकता है? तो क्या आत्महित इसमें जुड़ा रहेगा? नहीं। यहां पर हमें 2 चीजें देखने को मिलेंगी जो इससे जुड़ी हुई हैं। वो क्या है? वो है आत्मसम्मान और आत्माभिव्यक्ति। ये दोनों हमें यहां पर देखने को मिलते हैं कि आत्म अनुभूति से जुड़े हुए हैं। क्योंकि पहले हम क्या करते हैं? पहले हम सेल्फ को डेवलप करते हैं, फिर जब सेल्फ डेवलप होता है तब हम किसकी तरफ जाते हैं? तब हम सेल्फ एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं। तो पहले हम आत्म को विकसित करते हैं और फिर हम आत्म की अभिव्यक्ति की तरफ जाते हैं। अब यहां पर सेल्फ का एक पार्ट हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग सेल्फ, देन रिस्पेक्टिंग सेल्फ, एंड देन एक्सप्रेसिंग सेल्फ हम जब कहते हैं, तो सेल्फ को स्थापित करने का मतलब हुआ। तो यानी आत्मसम्मान जो है वो कंप्लीट सेल्फ की बात नहीं कर रहा है, इसमें हमारे पास सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ एंड एजर्शन ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये 3 चीजें जुड़ती हैं। आत्म की पहचान, आत्म का सम्मान और आत्म को प्रदर्शित करना, ठीक है, तब हम आत्म अभिव्यक्ति की तरफ जाते हैं। इसीलिए अगर इन दोनों में से चुनना हो, जहां पे हम देखेंगे रेलेवेंसी, प्रासंगिकता को देखेंगे, तो उत्तर यहां पर चौथा हो जाएगा, क्योंकि ये एक पद है। दूसरे में हमारे पास आत्मसम्मान के साथ आत्म की पहचान आती है पहले, तो वो इसमें मिसिंग है, इसलिए उत्तर यहां पर हमें चौथा देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मनोवैज्ञानिक जो 2 इसमें रहे हमारे पास वो कौन कौन से थे? वो थे मास्लो, इसका हम आवश्यकता पदानुक्रम देखते हैं, और दूसरा अभिप्रेरणा सिद्धांत हम देखते हैं कार्ल रॉजर्स का। ये 2 मनोवैज्ञानिक हैं जो कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज में
सेल्फ के ऊपर बात करते हैं, आत्म के ऊपर बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है इवेल्युएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। पाठ योजना का मूल्यांकन दृष्टिकोण, इसकी पूछी गई है आलोचना, क्रिटिसिज्म पूछा गया है। तो इवेल्युएशन अप्रोच को अगर हम देखें तो ये इवेल्युएशन अप्रोच दिया गया है ब्लूम के द्वारा, बेंजामिन ब्लूम ने इसको दिया है। अब बेंजामिन ब्लूम जो है वो इवेल्युएशन अप्रोच की लेसन प्लानिंग की बात करते हैं। तो यहां पर वो क्या देखते हैं, इस अप्रोच को अगर हम देखें, अगर हम इवेल्युएशन अप्रोच की बात करते हैं तो हमें इसमें तीन चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं कि सबसे पहले इवेल्युएशन अप्रोच में एक इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा, एंड इंडिविजुअल को सबसे पहले इसमें एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, जिसे हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, उसको बनाना पड़ेगा, और इसी को हम ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ईबीओ एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स अपेक्षित व्यवहारात्मक उद्देश्य। जब ईबीओ हो जाएगा तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से हम टीचिंग लर्निंग लेक्चर प्लान तय करते हैं, या हम इसको लिख लेते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम प्लान करते हैं। क्योंकि लेक्चर के अलावा और भी चीजें हम कर सकते हैं। तो हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया नियोजन करते हैं, और फिर इसके माध्यम से जब एक बारी हमने टीचिंग लर्निंग कर चुके हैं उसके बाद हम इवेलुएट करते हैं चेंजेस इन बिहेवियर। तो जब हम ये कर चुके होते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम व्यवहार में परिवर्तन का मूल्यांकन करते हैं। तो ये तीन होते हैं। अब ईबीओ के लिए ही हमने टर्म देखी थी क्या, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ये हमें ऑब्जेक्टिव बताती है, तीन में कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, फिर हमें साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स और अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, संज्ञानात्मक जो उद्देश्य हैं, भावात्मक उद्देश्य हैं, और मनोगामक या क्रियात्मक उद्देश्य हैं। तो ये हमें बताता है। तो ये तीन लेवल पर हम, और इसे हम कहते हैं क्या, ये हमारा है इवेल्युएशन लेसन प्लानिंग। इसी को हम कहते हैं कि ये हमारी इवेल्युएशन लेसन प्लानिंग है। मूल्यांकन पाठ योजना। अब इसमें जो एक कमी है, जो कमी हम इसमें क्रिटिसिज्म हम कहते हैं कि जो ईबीओ है हमारे पास, एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंसीडर नहीं किए जाते। जो ब्लूम का जो प्लान था उसमें, ब्लूम के प्लान में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर बात नहीं हुई है, क्योंकि उसमें सबके लिए एक समान उद्देश्य दिए गए हैं। ये जो उद्देश्य हैं ये हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव्स फॉर ऑल। ये
कॉमन फॉर ऑल है, सभी के लिए एक समान उद्देश्य है। अब क्योंकि ये एक समान उद्देश्य है तो इसीलिए इसकी क्रिटिसिज्म होती है कि डज नॉट टेक इंडिविजुअल डिफरेंसेस इनटू अकाउंट, यह विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान में नहीं रखता है। बाकी अगर हम इसमें देखें तो बाकी तीन चीजें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। ये संरचित नहीं होता, इसका कोई एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कोई सा भी ले सकते हैं, इवैल्यूएशन का तरीका कोई सा भी ले सकते हैं। ये अलग अलग टीचिंग पॉइंट्स को मिलाकर प्रोसेस और इवैल्यूएशन देता है, प्रक्रिया और मूल्यांकन देता है, और ये विद्यार्थियों को पूरी तरह से अनुपस्थित छोड़ देता है। ठीक है, तो यहां पर बात नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहां पे हर बारी अटेंड किया जाएगा। अनुपस्थित छोड़ देगा तो ये गलत कथन है इसके लिए, क्योंकि ये हर बारी अटेंड करता है, ये सारे बच्चों को हर बार इवैल्यूएट करेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ये इसका कथन है, क्रिटिसिज्म नहीं है, इंटीग्रेट करता है, ये इसका पॉइंट है। और पुपिल्स आर अनअटेंडेड, ये कथन ही गलत है, क्योंकि पुपिल्स आर अटेंडेड यहां पे जो हम पाएंगे। तो इसलिए उत्तर यहां चौथा होगा, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंसीडर नहीं किए जाते, सबके लिए कॉमन एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं, सभी के लिए एक समान अपेक्षित व्यवहारात्मक उद्देश्य रखे जाते हैं। तो उत्तर यहां हमें चौथा देखने को मिला। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव और लर्निंग रहा होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस लेके अगले एपिसोड में मैं आपके साथ में फिर उपलब्ध होऊंगा। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।